सभी को नमस्कार। आप सभी का बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, समसूत्री विभाजन के कितने चरण होते हैं? तो समसूत्री विभाजन में कुल 5 चरण होते हैं। उन 5 चरण में कौन-कौन से हैं? फर्स्ट इंटरफ़ेज़, सेकंड प्रोफ़ेज़, थर्ड मेटाफ़ेज़, फोर्थ एनाफ़ेज़ और फिफ्थ टेलोफ़ेज़। ये टोटल 5 चरण में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। इनमें 2 और स्पेशल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इन सब में से सबसे लंबी प्रक्रिया कौन सी है? तो प्रोफ़ेज़ अवस्था या प्रोफ़ेज़ प्रक्रिया जो होती है वो सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा समय लेती है और सबसे कम समय लेने वाली प्रक्रिया एनाफ़ेज़ है। तो सबसे लंबी प्रोफ़ेज़ और सबसे छोटी एनाफ़ेज़ प्रक्रिया है। और हमने लास्ट क्लास में पादप ऊतकों के बारे में देखा था। इस क्लास में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के यह अंग कैसे गति करते हैं इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी शरीर में अगर गति हो रही है उसके लिए जिम्मेवार कोशिका कौन है? पेशीय कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। जब पेशीय कोशिकाएं फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो अंगों को गति मिलती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है। ऑक्सीजन को फेफड़े में स्थित फेफड़े का एक इकाई है एल्वियोली। फेफड़ा एक अंग है, ये बहुत सारे ऊतकों कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। उस फेफड़े अंग का एल्वियोली एक चीज़ है जहाँ पे जाकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली में ही गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। एल्वियोली तो यही फेफड़ों के द्वारा यहाँ पे फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन को फेफड़ा अवशोषित कर लेता है उसको वापस से रक्त में पहुँचा मिलाने का कार्य भी फेफड़ा ही करता है और वो रक्त वापस से हृदय में जाएगा और उसके थ्रू पूरे शरीर में पहुँच जाएगा। हृदय का काम है पंप करना, वो पूरे रक्त को जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको पंप करके पूरे शरीर में पहुँचा देगा। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? पहला वृत्त तो कैसे पहुँचा है? दूसरा प्रश्न है आवश्यकता होती ही क्यों है? तो हमें ये जानकारी है कि कोशिकाओं ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने ग्लूकोज का श्वसन का क्रिया करती है और इस श्वसन की क्रिया के उपरांत एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे शरीर के अन्य विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन तो हमेशा आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीशोषण होगा और उससे एनर्जी मिलेगी। 38 एटीपी एनर्जी मिलती है और जिससे शरीर कार्य कर रहा है। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो रक्त का क्या कार्य है? अपने में कुछ पदार्थों को घोलकर शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोग ऑक्सीजन के विषय में भी पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए यह यानी कि रक्त भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है, एक साथ लाता है, यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो जितने पहले तो जो उपयोगी पदार्थ हैं उसको शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाएगा जिस तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और इसी तरह कोशिकाओं के द्वारा जो वेस्टेज है, जो अपशिष्ट है, उसको कलेक्ट करके यकृत और वृक्क तक पहुंचाता है। यकृत का कार्य भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वृक्क का कार्य भी पढ़ेंगे, जिस तरीके से उत्सर्जन हो पाती है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों का उदाहरण है। अभी हम लोग ऊतक का क्लास कर रहे हैं और रक्त और पेशी दोनों ही क्या है? ऊतक है। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। ये जंतु ऊतक कौन कौन से हैं? नंबर 1 एपिथेलियमी ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशीय ऊतक और नंबर 4 तंत्रिका ऊतक। हमें यही चारों ऊतकों के बारे में इस क्लास में पढ़ाई करनी है।
रक्त संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है तथा पेशी जो है वो पेशीय ऊतक का एक प्रकार है। जो हम लोग ब्लड देखते हैं तो ब्लड भी एक टिश्यू है, ये संयोजी ऊतक है। चूंकि ये लिक्विड अवस्था में, इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, और पेशी जो है वो पेशीय ऊतक का उदाहरण है। अब इसमें से पहला एपिथेलियमी ऊतक पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक बार इस आकृति को देख लें। ये आमाशय का आकृति बना हुआ है, ये आमाशय की आकृति बनी हुई है। इसमें आमाशय के एक भाग को जूम करके यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पेशियाँ बनी हुई है। खास करके जब इन पेशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आरेखित पेशी, इन सब का डॉट डॉट करके जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे सिरे इसके नुकीले हैं, कैसे इन सब के पास बीच में एक केंद्रक है, इन सभी के बारे में अभी हम लोग को आगे पढ़ना है। फिलहाल शुरू करते हैं एपिथेलियम ऊतक से। हमारी जो त्वचा है, पूरे शरीर में सबसे बड़ी ऑर्गन जो होती है वो त्वचा होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग जो है वो त्वचा है, और त्वचा जो बनी हुई है वो एपिथेलियमी ऊतक से बनी हुई है। इस क्लास अभी जो एपिथेलियमी ऊतक है, इसका सबसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपकी त्वचा, जो सबसे बाहरी परत है आपके शरीर की। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक हैं, जो जंतु के शरीर को ढकते हैं और बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं। एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। अंगों को भी ढक रहे हैं, अंग मतलब जो भी अंदर में हमारे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, स्केलेटन्स हैं, जितने भी गुहिकाएं हैं, गुहिकाएं अर्थात खाली जगह, कैविटीज हैं, उन सभी को ढकने का काम कौन कर रहा है, एपिथेलियमी ऊतक कर रहा है। ये सिर्फ जैसे जैसे हम लोग लकड़ी का काम करवाते हैं, और एक सनमाइका होता है, सनमाइका वो चिपकाते हैं, उसके ऊपर से सबसे आउटर लेयर आपका सनमाइका रहता है। तो सनमाइका लगा चिपकाने से क्या होगा कि वो बाहरी परत, बाहरी चीज़ों से रक्षा करेगा, बाहरी पर्यावरण से शरीर को अलग करेगा, और उसी तरीके से वो शरीर को ढकने का भी कार्य कर रहा है। तो जिस तरीके से पूरे लकड़ी के वर्क में सनमाइका का रोल होता है, वैसे ही आपके शरीर में त्वचा का रोल है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण कर रहे हैं। अवरोध मतलब रुकावट, मतलब एक खत्म हो गया अब दूसरा शुरू, मतलब जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाहर एक लेयर होगा एपिथेलियमी का, फिर जैसे दूसरा स्टार्ट होगा तो फिर वहां से एक लेयर स्टार्ट होगा, अर्थात दोनों के बीच में एक अवरोध का कार्य भी कौन कर रहा है, एपिथेलियमी ऊतक ही कर रहा है। त्वचा, मुंह, आहार नली जो मुख गुहा से शुरू होकर के बड़ी आंत के गुदा तक जाती है, तो ये पूरा आहार नाल है। रक्त वाहिनी नली का स्तर, जो रक्त वाहिकी नली है, जिसमें हम लोग धमनी शिराओं के बारे में पढ़ेंगे, ये रक्त वाहिनियां हैं। इनका जो अस्तर है, अस्तर मतलब इसका सबसे आउटर लेयर है, जैसे कि ये बना हुआ है एक रक्त वाहिनी का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें देख सकते हैं ये बाहर लेयर है, बाहर का लेयर, और ये अंदर का लेयर है। तो इसका जो बाहर का लेयर और अंदर का लेयर दोनों किस चीज़ का बना हुआ है, एपिथेलियमी ऊतक का बना हुआ है। फेफड़ों की कुपिकाएं, कुपिका एक एल्वियोली को हिंदी में कुपिका कहते हैं, तो वो भी किसकी बनी हुई है, एपिथेलियमी ऊतक की ही बनी हुई है। वृक्कीय नली, वृक्क की जो नली है वो भी एपिथेलियमी ऊतक की ही बनी होती है। तो इन सभी के बारे में आपसे कहीं पे भी एग्जाम्पल में दे दे, या आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ दे कि एपिथेलियमी निम्न में से कौन सा एपिथेलियमी ऊतक का बना हुआ है अथवा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो त्वचा आपकी बनी हुई है एपिथेलियमी ऊतक से, मुंह बनी हुई है, आहार नली बनी हुई है, रक्त वाहिनी बनी हुई है, फेफड़ों की कुपिकाएं बनी हुई है, और वृक्कीय नली, ये सभी के सभी आपकी एपिथेलियमी ऊतक से बनी हुई है। इसको आप सही कहीं भी कॉपी में साइड में नोट कर लें। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। अनवरत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस परत बनाती है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो सटी रहेंगी तो आपस में सट सट के एक परत बनाती हैं। आगे देखिए, इसी का उदाहरण हम लोग को अभी और अच्छे से समझना है। ये फिगर बनाया हुआ है, ये एपिथेलियमी ऊतक भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी का यहाँ फिगर बना हुआ है। इस फिगर पे मैंने कुछ कुछ ड्रॉ भी कर रखा है, तो आप लोग जो भी अपने बुक में निकाल करके फिगर को जरूर देखिए। इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं, ये खुद में ही चिपके रहते हैं, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये बात कर रहे हैं सभी के सभी एपिथेलियमी ऊतक पे ये बात लागू हो रही है।
स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियमी की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। अगर आपसे जैसे शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ क्या हो सकते हैं, जैसे पसीना, जैसे सीबम, जैसे जैसे जो भी शरीर के उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सभी किसी न किसी एपिथीलियमी की परत को अवश्य ही पार करते हैं, ऐसा लिख रहा है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता, पारगम्यता मतलब आर पार जाने की क्षमता, शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथीलियमी को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले उत्तक से अलग करती है। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि एपिथीलियमी को उसके नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग करने वाला आधार कौन है? तो यह है बाह्य रेशेदार आधार। बाह्य रेशेदार आधार जो होगा, ये जैसे मान के चलिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये बाह्य रेशेदार आधार है जो इसको किसी दूसरे उत्तक से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। चित्र 6.9 में दर्शाए गए अनुसार विभिन्न एपिथेलियमी की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इन सभी को भी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। सभी चूंकि कार्य अलग है इसीलिए उसकी संरचनाएं भी अलग अलग होगी। हम लोग उत्तक कोशिका के विषय से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जिस अलग अलग कोशिकांगों के भी अलग अलग कार्य थे, अलग अलग कोशिकाओं के भी अलग अलग स्पष्ट कार्य हो जाएंगे और उनका जब समूह बन जाएगा तो वो एक उत्तक का निर्माण करेंगे जिनका कार्य अलग अलग होगा। और यहाँ पे अगर इन चारों उत्तकों में कुछ न कुछ असमानताएं हैं, उनकी संरचना में अंतर है, तो उनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर ही उन सभी में अंतर पाया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एपिथीलियमी उत्तक भी अलग अलग प्रकार के हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, जहां चपटी एपिथीलियमी उत्तक कोशिकाएं होती हैं। ये समझने वाली बात है। जहाँ पे भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हमने कोशिका में देखा था कि प्लाज्मा झिल्ली किस तरीके से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही थी, मतलब वो सेलेक्ट करके पदार्थों को अंदर ला रही थी और बाहर भेज रही थी। सभी वस्तुओं या सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ सेलेक्टिवली कुछ पदार्थों को ही आने जाने का इजाज़त रहता है, इसलिए उसका नाम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है उसे। तो ये रक्त नलिका अस्तर, जब हम ये बात करें, ये चपटी या शल्की, चपटी को ही शल्की कहा जाता है। यहाँ आगे आप देखिएगा तो चपटी या शल्की एपिथीलियमी उत्तक में रक्त नलिका अस्तर जो है वो चपटी या शल्की एपिथीलियमी उत्तक का बना होता है। कूपिका या एल्वियोली जो कि फेफड़े की इकाई है, कूपिका के बारे में आप लिख सकते हैं, यह फेफड़े की इकाई है, फेफड़ा की इकाई। हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसी तरह वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, फेफड़े की इकाई को एल्वियोली या कूपिका कहते हैं। तो ये किस चीज की बनी हुई है? सल की एपिथीलियमी उत्तक की बनी हुई है। आगे है, इनको सरल सल की एपिथीलियमी भी कहते हैं। आप चपटी इनको बोलिए चाहे सरल सल की बोलिए, एक ही बात है। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चपटी भी हैं और बहुत ही पतली है, और सबों की अपेक्षा क्या है, बहुत पतली हैं, बहुत ही पतली रहती हैं ये, तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल की एपिथीलियमी से ढका होता है। जो आहार नाल होता है, जिसको हम लोग मतलब जहाँ भोजन मुख गुहा में ले करके और जो उसको मुख गुहा से स्टार्ट होकर के और बड़ी आंत की गुदा तक जा रही है, वहां तक जो पूरा फैला हुआ एक नाल है, एक नलिका रूपी संरचना है, वो आहार नाल कहलाती है। तो ये सभी के सभी सल की एपिथेलियमी से बने हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमी का बना होता है। तो यहाँ पे एक बात और, आहार नाल और मुंह का अस्तर, इसके साथ साथ त्वचा, ये सब भी किसकी बनी हुई है? सल्की एपिथेलियमी की ही बनी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए आहार नाल एंड त्वचा, ये भी आपकी किसकी बनी हुई है? सल्की एपिथेलियमी उत्तक की ही बनी हुई है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी हुई, ठीक है। त्वचा का एपिथेलियमी कोशिका इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होता है।
त्वचा में खास बात क्या है कि त्वचा का जो एपिथेलियमी कोशिका है वो कई परतों में होता है ताकि मोटाई बढ़ते रहे। जैसे कि अभी हम लोग मनुष्य में देख सकते हैं कि त्वचा जो सबसे आउटर लेयर है बहुत पतली है, बट जैसे ही हम लोग ध्रुवीय प्रदेश के जंतुओं के को देखेंगे तो वहाँ पे उनकी त्वचा मोटी होती है। वहाँ पे वसा संयोजी ऊतक, जब हम लोग संयोजी ऊतक देखेंगे उसमें एक वसा संयोजी ऊतक भी मिलेगा, वो भी काफ़ी मोटी होती है। इसका कारण है कि वो उनको ध्रुवीय प्रदेशों में जीवित रहना है और ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यधिक ठंडक होती है, तो शरीर की आंतरिक गर्मी को बनाए रखने के लिए वहाँ पे ये मोटी त्वचा पाई जाएगी। उन इसके अलावा मोटे एडिपोज ऊतक भी पाए जाएंगे। बहुत अधिक वसा का कंटेंट होता है उनमें। खैर, वसा का कंटेंट अधिक होना ये दूसरे बातों का भी सूचक है, जैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों में भोजन का कोई एक निश्चित और फिक्स्ड टर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने तक बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए जिस 6 मंथ में कम ठंडक पड़ेगी उसमें ही वो लोग अपने अधिक से अधिक भोजन करके भोजन को वसा में कन्वर्ट करके, जिसमें जिसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि अग्नाशय से निकलने वाली अल्फा कोशिकाएं, फिर इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है ग्लूकागॉन, और बीटा कोशिका से निकलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना और उसको शरीर में स्टोर रखना। तो ये होता है प्राथमिक स्टोर, मतलब भोजन हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, लेकिन और अत्यधिक मात्रा में रहे तो वो फैट के रूप में स्टोर होता है। जैसे कि देखते हैं आप, कोई हेल्दी या मोटे लोग होते हैं उनके पास चर्बी अधिक होगी, अर्थात उनमें जो ऊर्जा है, ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वसा में भी कन्वर्ट किया गया है ताकि इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाए। तो यही सेम प्रोसेस होता है ध्रुवीय क्षेत्र के जीव जंतुओं में भी। तो खैर वो अलग विषय है। फिलहाल हम लोग एपिथेलियमी ऊतक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो कटने और फटने से बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इन एपिथेलियमी को स्तरित सल्की एपिथेलियमी बोलेंगे। तो स्तरित सल्की इज नथिंग बट सल्की एपिथेलियमी ऊतकों का एक समूह। जब उसकी मोटाई बढ़ गई, देख सकते हैं कि ये पहले एक लेयर का, दो लेयर का था, अब ये इसमें बहुत सारे लेयर्स आ गए, तो ये क्या होंगे, स्तरित हो गए, स्तर वाइज बढ़ गए। इसीलिए त्वचा और आहार नाल को यहाँ लिखा गया है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में आपको स्तरित सल्की ऑप्शन में ना दे, तो शल्की रहेगा, तो आपको उस हिसाब से इसमें समझ लेना है कि ये दोनों एक ही हैं, बस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे रखे गए तो वो स्तरित सल्की बन गए। तो इसलिए त्वचा और आहार नाल जो है वो स्तरित सल्की के उदाहरण है। अगर ऑप्शन में स्तरित सल्की ना रहे तब आप सल्की भी कंक्लूड कर सकते हैं। कह रहा है जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे कि आंत के भीतरी स्तर, जिसको लाइनिंग कहेंगे। तो देखिए, जहाँ पे अवशोषण भी होगा और स्राव भी होगा, जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर वहाँ इलियम में जाकर के देखिएगा कि वहाँ पे भोजन का पाचन भी होता है, और वहाँ भोजन के पाचन के दौरान जो टूटते हैं, भोजन और पोषक तत्व जो आपस में अलग अलग होंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग होने लगेंगे, और पोषक पदार्थ जो होंगे उनका अवशोषण भी चालू हो जाएगा। तो जहाँ पे अवशोषण और स्राव दोनों होता है, वहाँ जैसे कि आंत का भीतरी स्तर या लाइनिंग, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ जहाँ पे पाए जाएंगे वहाँ पे क्या होंगे, लंबी एपिथेलियमी पाए जाएंगे, आपको लंबी एपिथेलियमी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं के सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभी गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। मतलब वो पक्षमाभ में पक्षमाभी गति होगी, जिससे कि श्लेष्मा आगे बढ़ते चला जाएगा और श्लेष्मा के आगे बढ़ने से सफाई होती चली जाएगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी कह देंगे। तो एक यूं कहा जाए तो स्तंभाकार अलग है और पक्षमाभी अलग है, लेकिन यहाँ पे एक साथ ही दे रखा है स्तंभाकार पक्षमाभी को।
तो फिलहाल हम लोग दोनों को एक साथ ही समझ ले रहे हैं, बट दोनों के अलग अलग रोल हैं। जब स्तंभाकार को पढ़ेंगे तो उसका काम होगा अवशोषण और स्राव का करना, ये लंबी कोशिकाएं होती है। और यही लंबी कोशिकाएं में जब पक्षमाभ जुड़ जाते हैं, जब उसमें रेशो जैसे बाल जैसे उभार आ जाते हैं, तो उससे पक्षमाभ या सीलिया कहेंगे। और पक्षमाभी गति होने से श्लेष्मा का स्थानांतरण होता है और उससे सफाई होती है, जैसे आंतों के स्तर, श्वास नली इत्यादि में। आंतों के अस्तर में स्तंभाकार होंगे, ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अवशोषण और श्राव दोनों हो रहा है। और पक्षमाभी में श्वास नली वगैरह में पाए जाएंगे, जहाँ सीलिया पाई जाती हैं। और पक्षमाभी गति के कारण श्लेष्मा का स्थानांतरण होता है और श्वास नली की सफाई होती रहती है। तो ये बात को आप दोनों को अलग अलग करके भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि एक साथ दिया है इसलिए मैंने एक साथ लिख रखा है। बाकी ये बात भी समझ लीजिए, स्तंभाकार अलग है और पक्षमाभी अलग है। पक्षमाभी में स्पेशल पक्षमाभ पाए जाएंगे और उन पक्षमाभों के पाए जाने के कारण उन पक्षमाभों में पक्षमाभी गति होगी। और पक्षमाभों में गति होने के कारण जो श्लेष्मा है वो आगे की ओर ट्रांसफर होता चलेगा और श्लेष्मा के द्वारा सफाई होती चली जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, घनाकार एपिथेलियमी, ये वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली का अस्तर का निर्माण करेगी, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो घनाकार एपिथेलियमी ऊतक यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा है। ये एपिथेलियमी ऊतक कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। जब घनाकार के बारे में पढ़ेंगे तो वो स्पेशल है, क्यों? क्योंकि वो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, वो ग्रंथि का निर्माण करेगी, जो एपिथेलियमी ऊतकों की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। ग्रंथि का कार्य क्या है? हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज करना, वही करेंगे। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक के कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, यह ग्रंथिल एपिथेलियमी कहलाता है। तो घनाकार को ही हम लोग ग्रंथिल एपिथेलियमी भी कहते हैं। तो एक बार इसे कंक्लूड करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने इसको अलग से लिख रखा है, इसमें कम शब्दों में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। जो शल्की एपिथेलियमी है, वही उन्हीं को चपटी एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं। साधारण सेल की एपिथेलियमी भी इसी को कह देंगे। ये इनमें वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली वाला कार्य होगा, जिसमें विसरण के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये रक्त नलिका अस्तर में पाए जाएंगे और आपको कूपिका या एल्वियोली में पाए जाते हैं। ये शल्की एपिथेलियमी ऊतक है। और इसी का एक बड़ा भाई कह सकते हैं स्तरित शल्की, जो बहुत सारे शल्की एपिथेलियमी एक साथ चिपके हुए रहेंगे तो वो स्तरित शल्की कहलाएंगे। और ये आपके रक्षात्मक कवच का निर्माण करेंगे, जैसे त्वचा का निर्माण होगा। और आहार नली और मुख गुहा का अस्तर भी आपका स्तरित शल्की का ही बना होता है। इसके अलावा सेकंड पे आ जाइए, घनाकार या ग्रंथिल एपिथेलियमी, जिसको अभी हमने लास्ट में पढ़ा, घनाकार एपिथेलियल या ग्रंथिल एपिथेलियमी। ये क्या, इसमें स्पेशल क्राइटेरिया क्या है कि ये ग्रंथिल कोशिकाएं हैं। इसके अलावा ये सहारा भी प्रदान करता है, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ये वृक्क की नली के अस्तर में पाए जाएंगे। लार ग्रंथि का अस्तर भी आपका घनाकार एपिथेलियमी ऊतक का बना होगा। तो जितने भी ग्रंथि हैं, जितने भी आपके शरीर में ग्रंथि हैं, वो किसके बने होंगे? घनाकार एपिथेलियमी ऊतक के बने होंगे। इसके अलावा स्तंभाकार और पक्षमाभी दोनों को हम लोगों ने अलग अलग करके पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्तंभाकार या लंबी एपिथेलियमी ऊतक जो होती हैं, उनमें अवशोषण और स्राव दोनों ही होता है, जैसे आंतों के अस्तर में ये होगा। और इसके अलावा जो पक्षमाभी हैं, उनमें उनमें पक्षमाप पाए जाते हैं। और पक्षमाप के पाए जाने के कारण उनमें पक्षमाभी गति होंगी और पक्षमाभी गति में श्लेष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे कि उसकी सफाई होगी। और ये पाया जाएगा आपको श्वास नली में। तो दोनों ही अलग अलग है, चूंकि इस बुक में एक साथ दे रखा था इसलिए इसको एक साथ ही कंक्लूड किया गया। अब आगे हम लोग ये अभी तो हम लोग पढ़े एपिथेलियमी ऊतक के बारे में, तो फिर से एक बार रिवाइज करना जरूरी है कि हम लोग ऊतक के विषय में पढ़ रहे थे। ऊतक के विषय में पादप ऊतक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे थे और जंतु ऊतक में 4 ऊतकों को पढ़ना है। पहला है एपिथेलियमी ऊतक, सेकंड है संयोजी ऊतक, थर्ड है पेशीय ऊतक और फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। अभी हम लोग एपिथेलियमी ऊतक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं शल्की, स्तरित शल्की, घनाकार और पक्षमाभी एपिथेलियमी। और इन दोनों को अगर अलग अलग कहेंगे तो पक्षमाभी एपिथेलियमी और स्तंभाकार एपिथेलियमी दोनों अलग अलग भी कह सकते हैं। और अब हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड का नाम क्या है? सेकंड का नाम है संयोजी ऊतक। सेकंड संयोजी ऊतक को देखते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है।
जो शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ रहा है, विभिन्न कोशिकाओं के बीच जोड़ने का कार्य रक्त अपने लिक्विड अवस्था में होने के कारण कर रहा है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी कह देंगे। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई बहुत कम रहती हैं। मतलब जब जुड़ जाएंगे तो एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जुड़ी हुई नहीं रहती, बहुत कम जुड़ती हैं। आपस में कम जुड़ती हैं, दूसरों को जोड़ने का कार्य अधिक करती है। जैसे कि फेविकॉल को देख लीजिए, फेविकॉल में क्या है, फेविकॉल आपस में जुड़ जाएगा तो वो जम गया था, तो फिर वो उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन फेविकॉल को क्या काम है कि वो आप एक सनमाइका और प्लाईवुड के बीच में लगा दीजिएगा तो दोनों को आपस में बहुत मजबूती से जोड़े रखती है। तो इनका आपस में जुड़ाव कम, दूसरों को जोड़ने का काम ये अधिक करती हैं। तो आप फेविकॉल से आप समझ सकते हैं कि फेविकॉल क्या है, संयोजी ऊतक के टाइप से है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं तथा अंतर कोशिकीय अधात्री, अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में धसी होती हैं। मतलब किसी न किसी चीज में ये धसे रहें। अब आगे देखिए, जैसे कि अभी हमने बात किया फेविकॉल के बारे में, तो फेविकॉल प्लाईवुड में धसी रहती है। तो इसका मतलब है कुछ न कुछ धसाने वाला चीज होना चाहिए जिसमें वो धसेंगे। यह अधात्री जेली की तरह हो सकती है, तरल भी हो सकती है। अधात्री मतलब वो जो मैट्रिक्स है जिसमें धसे रहेंगे, वो तरल हो सकती है, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती है। जैसे जैसे संयोजी ऊतक बदलते जाएंगे, अधात्री जिसमें वो फंसे हुए होते हैं उनकी प्रकृति भी बदलती जाएगी। तो ये बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधात्री की प्रकृति किस पर निर्भर कर रही है, विशिष्ट संयोजी ऊतकों के कार्य के अनुसार बदल रही है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अधात्री जो मैट्रिक्स होता है उसकी प्रकृति निर्भर करती है, ऑप्शन में रहेगा विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य पर। तो आपको यही मानना है। नेक्स्ट है, रक्त के तरल अधात्री को प्लाज्मा कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है इस बार के बीपीएससी 70 में ये प्रश्न पूछा गया था कि रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। निलंबित होना मतलब लटके रहना, मतलब ये अधात्री है और उसमें लटके हुए हैं। प्लाज्मा अधात्री हो गया और उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स लटके हुए रहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। नमक का मतलब NaCl नमक नहीं, नमक का मतलब लवण, बहुत सारे लवण होंगे उसमें, जिसमें हम लोग कैल्शियम का लवण भी पढ़ने वाले हैं, पोटेशियम, मतलब ये नमक यहाँ पे सॉल्ट का सूचक है। सॉल्ट यानी कि लवण, ना कि NaCl वाला नमक। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये सेम प्रश्न पूछा गया है 1275 बिहार दरोगा वाले शिफ्ट फर्स्ट में का ये प्रश्न है। जो इसमें ऑप्शन में था रक्त, प्लाज्मा, आरबीसी और इनमें से कोई नहीं, शायद ये 4 ऑप्शन था। तो उसमें आपको रक्त करेक्ट होगा। तो ये बात देखिए, ये एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा, ये आप कहीं पे भी बुक वगैरह में देखिएगा किसी भी पब्लिकेशंस के, तो उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो इन सब के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना अत्यावश्यक है अगर आपको इन तरह के क्लोज ऑप्शंस वाले सवाल को टैकल करना है। तो नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसी में यहाँ पे विभिन्न रक्त कणिकाओं को दर्शाया गया है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स को दिखाया गया है, यूसिनोफिल्स को दिखाया गया है, बेसोफिल्स को दिखाया गया है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये सभी डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, उन्हीं के 5 प्रकारों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, आज इसी से रिलेटेड प्रश्न है। आज आपको नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के कमेंट में जवाब देना है कि ये जो 5 तरह के श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका क्या कार्य है, इनका कार्य क्या होता है ये बताना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इनकी मात्रा, किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी, ये पांचों जो है ये डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में इनमें से कौन सी है, तो सर्वाधिक मात्रा किसकी है और सबसे कम मात्रा किसकी है। और ये पांचों कणों के अलग अलग कार्य होंगे, इसीलिए 5 अलग अलग हैं। तो इन पांचों के कार्य भी आपको बताना है। ये आपके लिए टास्क है जो कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रश्न है, आपको ज़रूर कमेंट करके जवाब देना है। जिनको जवाब नहीं आता होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, सबसे शुरू में ही मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स कौन कौन से हैं
और उनकी प्रतिशत या परसेंटेज वाइज वो कितने कितने मात्रा में मिलते हैं और सभी का कार्य क्या है, इन पांचों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाएं हैं। फिर सूक्ष्म नलियों में आप ये अलग है, ये सी में देख सकते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि उपास्थि के कणुओं के बारे में बता रहा है। कचाव यानी कि आधात्री के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे एडिपोज ऊतक, वसा संयोजी ऊतक के बारे में बता रहा है। वसा संयोजी ऊतक के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में अब अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे एरियोलर ऊतक के बारे में भी बताया जा रहा है, जो पांचवा है। इन सभी को अभी हम लोग को ध्यान से देख के समझना है कि ये क्या है। सबसे पहला हम जिसे पढ़ने वाले हैं अस्थि। सबसे पहला अभी हम लोग अस्थि संयोजी ऊतक में पढ़ने वाले हैं। अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये ज्वाइंट कर रहा है, किसको किसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, इन सभी को हम लोग को भी समझते हैं अच्छे से। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। तो अस्थि एक संयोजी ऊतक है जो पंजर यानी कि अस्थि पंजर कंकाल तंत्र का निर्माण करता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है, मांसपेशी को सहारा दे देता है और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देता है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है, बहुत ही मजबूत और सब बहुत ही कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है? अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये आंतरिक एवं मुख्य अंगों की सहारा नहीं दे पाएगा, और यह कठोर नहीं होगा तो शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान नहीं कर पाएगा, इसीलिए यह मजबूत भी है और कठोर भी है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं। अस्थि में भी कोशिकाएं होंगी और वो चूंकि ये संयोजी ऊतक है तो कहीं ठोस अधात्री में धसी रहेंगी, जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अस्थि कोशिकाएं किसके किससे बनी अधात्री में धसी होती हैं, तो आपका जवाब होगा कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि की जो मैट्रिक्स है, जो अधात्री है, वो कैल्शियम और फास्फोरस में धसी होती है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी और, अस्थि जो है वो ओसिन प्रोटीन से बना होता है। अस्थि ओसिन प्रोटीन से बना होता है। इस अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जहाँ पे भी साइट लगा हुआ है ना, साइट, ये साइट, साइट मतलब होता है कोशिका, साइट का मतलब होता है कोशिका। जैसे पूछा जाएगा कोशिका का अध्ययन क्या है, तो साइटोलॉजी जवाब देते हैं। तो ऐसे ही साइट्स कहीं पे भी लगा हुआ है तो वो कोशिका है, और ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो हड्डी की कोशिका है मतलब ऑस्टियोसाइट्स। और दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो ज्वाइंट होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। खैर इसके बारे में तो हम लोग को अभी डिटेल्स में पढ़ना है ही, क्योंकि लिगामेंट भी एक तरह का संयोजी ऊतक है, इनको भी अच्छे तरीके से देखना है। तो ये फिलहाल हम लोगों ने अस्थि के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट है, दो अस्थियां आपस में एक साथ जुड़कर एक अन्य संयोजी ऊतक बनाती हैं जिन्हें स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। उससे ये आपस में जुड़ी होती हैं। तो दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं स्नायु के माध्यम से। स्नायु जो है वो यानी कि लिगामेंट जो है वो दो हड्डियों को जोड़ा रखता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। चूंकि ये दो हड्डियों को जोड़ रहा है तो ये क्या होगा, थोड़ा लचीला होगा, क्योंकि एक तो हड्डी पहले से ही रिजिड आकृति में रहते हैं, रिजिड रहते हैं, कठोर बने रहते हैं, अपने शेप को मेंटेन किए रखते हैं। अब शरीर को हमें गति देनी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जंतु जो है वो गत्यात्मक है, गति करता है। तो इस कारण से शरीर को मूवमेंट देने के लिए कि शरीर को मोड़ना होगा, झुकाना होगा, संकुचन करना होगा, तो इस कारण से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। और वो जो लिगामेंट होते हैं वो बहुत लचीले होते हैं, वो मजबूत होते हैं वो भी, लेकिन टेंडन की अपेक्षाकृत कम मजबूत होते हैं। तो जो हड्डी हड्डी का जो ज्वाइंट है जिसको हम लोग लिगामेंट कर रहे हैं, और वहीं अभी हम लोग नेक्स्ट टेंडन पढ़ने वाले हैं जो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला होता है टेंडन, उसकी अपेक्षा में ये कम मजबूत होते हैं, लेकिन टेंडन की अपेक्षा में ये अधिक लचीले होते हैं। उसके बारे में भी हमें देखना है, उसका भी लॉजिक है, लॉजिक भी समझ के काम करना है। एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है, यहाँ पे सॉरी एक लाइन और छूट गया, स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है। अधात्री मतलब मैट्रिक्स बहुत ही कम होंगे, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक अन्य प्रकार का ऊतक है जिसे कंडरा या टेंडन कहते हैं, यह अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ रहा है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंडरा मजबूत होता है, ये अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता है और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। कारण इसका ये है कि जब हड्डी है उसको मांसपेशी से जोड़ना है,
चूंकि मांसपेशी तो खुद में लचीली है, वो मूवमेंट कर सकती है, वो अपना शेप को बदल सकती है, वह कठोर नहीं है, वह मूवेबल है। इस इट मीन्स कि मूव करने वाला पार्ट मांसपेशी के पास है ही, तो इनको जोड़ने वाला पार्ट मजबूत होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हड्डी से मांसपेशी छूट जाए। इस कारण से वहाँ मजबूत टेंडन पाया जाएगा, जो अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होगा, और वो लचीला होगा लेकिन बहुत कम लचीला होगा। इसके अपेक्षा में लिगामेंट या स्नायु की अपेक्षा में यह कम लचीला होगा। इसलिए लिख रहा है कंडरा मजबूत होते हैं और सीमित लचीलेपन, मतलब बहुत कम लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया टेंडन और लिगामेंट के बारे में। सवाल बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि अस्थि अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो लिगामेंट या स्नायु कहते हैं, और अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसे कंडरा या टेंडन कहते हैं, और ये दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट है उपास्थि या कार्टिलेज। अगर आपको उपास्थि देखना है कहाँ है, तो आप अपने कान को टच कर सकते हैं। कान का जो भी चीज़ आप टच कर रहे हैं वो उपास्थि का बना हुआ है। या आप अपने नोज टिप, आपके नाक का जो टिप है उसको आप टच कीजिएगा, तो वो भी उपास्थि का बना हुआ है। या इसके अलावा आप अपने गले में जो श्वास नली वगैरह देख रहे हैं, जहाँ से आवाज़ निकल रही है आपकी, उसको टच कीजिएगा, और वो भी आप देखिएगा कि दबाइएगा तो मूव कर सकता है। तो वो क्या है, वो भी आपका कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का बना होता है। इस बात को समझते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था हड्डी में बहुत कम, नहीं के बराबर स्थान था, लेकिन यहाँ पे कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, अगर हम लोग अस्थि के अधात्री का बात कर रहे थे, तो अस्थियों की अधात्री जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई अधात्री थी। जबकि अगर उपास्थि का बात किया जाए, तो उपास्थियों का जो अधात्री है, उपास्थि का अधात्री, तो ये बनी हुई होती है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये उपास्थियों की जो अधात्री है किसकी बनी हुई है, अधात्री यानी कि मैट्रिक्स, ये बनी हुई है प्रोटीन प्लस शर्करा। ये बात को ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अस्थियों में जो अधात्री या मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, और उपास्थियों में जो अधात्री या मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। नेक्स्ट आ जाइए, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। यह जो उपास्थि होता है वह हड्डियों के जोड़ पे पाया जाता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इसको समझते हैं। ये दो अलग अलग हड्डियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये इस कलर का जो पार्ट है ये आपकी हड्डी को दर्शा रहा है, और इसमें आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये आपकी उपास्थि की अवस्थिति है। उपास्थि बहुत मुलायम होते हैं, बहुत ही मुलायम। तो चूंकि हड्डी आपस में बहुत ही कठोर होते हैं, अगर हड्डी हड्डी आपस में टच करते रहें तो ये इतने कठोर होते हैं कि एक दूसरे को डैमेज करते रहेंगे। इस कारण से दो हड्डियों के बीच में ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, ये उपास्थि का पार्ट है। आगे देखिए, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। आप पहले ही टच करके देख चुके हैं। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, क्योंकि उपास्थि कमजोर होती है, वो उसको आप मिला सकते हैं, लचीले होते हैं। परंतु हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते, आप जरा सा भी हिला भी नहीं सकते। अगर हिला दिए तो वो टूटे ही जाएगा। इट मीन्स कि एक मूवेबल है जिसको आप मूव कर सकते हैं आसानी से, और एक जो है इमूवेबल है, वो फिक्स्ड है। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न है, तो बहुत ही इसमें भिन्नता आ गई। इसमें आप देख सकते हैं कि अस्थि में अधात्री कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई थी, वहीं उपास्थि में अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई है। ये भी इसमें भिन्नता ही है। अस्थि को आप मूव नहीं कर सकते, जबकि उपास्थि को आप मूव कर सकते हैं। ये भी भिन्नता है। दोनों की अवस्थिति अलग अलग है, तो दोनों के कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले स्थान की मात्रा अलग अलग है। जहाँ अस्थियों में बहुत कम थी, वहीं उपास्थि में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, मतलब अच्छी खासा मात्रा में होगी। आगे देखिए, अब है एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच
रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये एरियोलर ऊतक है जो यहाँ पाया जा रहा है। तो अब हम इसे एक साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि उपास्थि में उपास्थियों का अध्ययन जो है वो कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थि की कोशिका कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती है। उपास्थि में अवस्थित प्रोटीन किस प्रोटीन का उपास्थि बना होता है, तो वो कॉन्ड्रिन होता है। और उपास्थि का मैट्रिक्स जिसको हम पहले ही देख चुके हैं, प्रोटीन और शर्करा, प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है इसका मैट्रिक्स। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाएंगे, तो इसका जवाब है ना, ये नहीं पाए जाएंगे, इसलिए इसको लिख के काट दिया गया। उपास्थि में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाए जाते हैं, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होते हैं। वही उपास्थि में के जगह अगर अस्थि की बात किया जाए, उपास्थि के अलावा अस्थि के जो मैट्रिक्स होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस के ही बने होते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है उपास्थि। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर संयोजी ऊतक। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो एक हो गया आपको सबसे बाहरी ऊतक त्वचा, जो अंग है त्वचा, और यह बाहरी अंग त्वचा बना होता है एपिथेलियमी ऊतक का, और अंदर में मसल्स है, मसल्स अर्थात पेशीय ऊतक। तो त्वचा और पेशीय ऊतक के मध्य में अवस्थित होता है एरियोलर संयोजी ऊतक। ये रक्त नलिकाओं के चारों तरफ पाया जाएगा। नसों और अस्थि मज्जा में आपको एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाएगा। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। जो अंग का अंदर का खाली का जगह है उसको भरने का काम एरियोलर संयोजी ऊतक करता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित रहती है, तो हमें पता है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो लोग तो देखे ही होंगे कि जो मीट होता है, मीट के जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं जैसे कि फेफड़ा वाला पार्ट, हार्ट वाला पार्ट, उसके बगल में वसा मिलता है आपको, या फिर त्वचा के लेयर के जस्ट नीचे वाले लेयर में आप वसा या फैट को देख सकते हो, जिसको चर्बी या तेल भी कहते हैं। तो ये सब वसा कहाँ संचित रहता है, तो ये आपके त्वचा के जस्ट नीचे वाले लेयर्स में होते हैं, या आपके जो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले रुई की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि आपको कुछ डिलीवरी पार्सल भेजना हो कहीं पे, तो आप उसको गद्दे में या मोटे कपड़े के सीट में दबा के भेजते हैं ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरीके से प्रकृति ने जब हमें बनाया तो हमारे आंतरिक जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, आंतरिक जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसा के साथ संयोजी करके भेजते हैं। वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। तो इसी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वसा संयोजी ऊतक काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जिससे कि आपके शरीर की गर्मी, शरीर के जो भीतर की ऊष्मा है वो भीतर ही रहती है। नेक्स्ट है पेशीय संयोजी ऊतक, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो मांसपेशी वगैरह को देखेंगे वो भी पेशीय ऊतक के ही बने होते हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा या मसल फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो केवल पेशीय ऊतक ही उत्तरदायी है। पेशियों में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसमें संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। उस प्रोटीन में संकुचन और प्रसार होता है जिस कारण से पेशीय ऊतक गति कर पाती है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं पेशी में, जिसके कारण से संकुचन और प्रसार होने से मसल में गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, जैसे पैर की मांसपेशी, हाथ की मांसपेशी, उंगलियों की मांसपेशी, गर्दन की मांसपेशी, जिसको भी हम मूव करा सकते हैं अपने इच्छानुसार, वो सारे हों। हाथ और पैर में विद्यमान पेशी को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करवा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। तो ऐच्छिक पेशी, जिसको वॉलंटियरी मसल भी कह देंगे, ये कंकाल पेशियां भी हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायता करती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां
हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं पर धारियों की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे आपने जेब्रा को देखा है, उसमें वाइट कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर वाइट कलर, फिर ब्लैक कलर, एक धारी टाइप से बनी होती है। उसी तरीके से इसमें पहले हल्का कलर, फिर डार्क कलर, फिर हल्का कलर, फिर डार्क कलर, ऐसी रेखित रेखित पेशियां के रूप में दिखाई देंगी, इसलिए उनको रेखित पेशियां भी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित, इनमें शाखा नहीं होती, ब्रांचेज नहीं निकलेंगे इनसे। जैसे पेड़ की ब्रांचेज होती है, एक मूल तना होता है, उससे कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं, इनमें ब्रांचेज नहीं होते। वैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ही। तो इनमें ब्रांचेज नहीं होंगे और बहुनाभीय होती हैं। इट मीन्स कि इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे, मल्टीपल केंद्रक पाए जाएंगे। तो इसमें क्या क्या खास बात है, इसमें एक बात और बात है कि ये स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग मतलब आप इससे वजन भी उठा सकते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रांग मसल होते हैं, ये आपके इच्छानुसार कार्य करते हैं। इनमें थकान की अनुभूति होती है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करने के बाद आप में थकान की अनुभूति होगी। ये रेखित होते हैं क्योंकि ये लाइट डार्क के कंटिन्यूअस धारियां इसमें पाई जाती हैं। और ये कंकाल पेशी कही जाती है क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती हैं। ये बहुनाभिकीय होती हैं, बहुत सारे केंद्रक वाली होती हैं। तो ये सारा इसके बारे में है। एक इसमें और ऐड कर लीजिए, शाखा रहित। इसमें ब्रांचेज नहीं होते हैं, ब्रांचेज लेस या शाखा रहित, शाखा रहित होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन में मुख गुहा में जब तक भोजन हमारे मुख के अंदर होता है, तब तक तो हम उसको कंट्रोल करके अपने दांतों का इस्तेमाल से उसको भोजन को पीसते हैं, छोटा छोटा करते हैं। लेकिन गले में निगलने के बाद, उसके बाद हमारे कोई भी इच्छानुसार कार्य नहीं होता है। हमारे यहाँ से जो खाना भोजन है, गले से नीचे उतरने के बाद आमाशय तक जाती है, आहार नाल से होते हुए जो आगे बढ़ती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो इच्छानुसार कार्य नहीं करती है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। मतलब ये पेशियां खुद से इन भोजन के आगे का जो गति होगा उसको ये लोग नियंत्रित कर रही हैं, अनैच्छिक पेशियां या फिर चिकनी मांसपेशियां। ये आँख की पलक, आँख का जो पलक है, मूत्र वाहिनी है, फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला यानी कि तर्कु रूपी होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। जैसे कि जो सुई जैसा चुभोने वाला होगा ना, सुई का जो आगे वाला कोने वाला हिस्सा होता है, वैसा शेप होता है इसके दोनों तरफ के कोने का। इनका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है। ये एक केंद्रकीय होते हैं। इनमें स्पेशल बात, ये केवल एक ही सेंटर वाले होंगे, इनमें केवल एक ही केंद्रक पाए जाएंगे। इन्हें आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? क्योंकि ये रेखित नहीं है, तो इसका नाम आरेखित रख दिया। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर, अब यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पे आरेखित पेशियों की बात हो गई कि आरेखित पेशियां क्या होंगी, तो ये अनैच्छिक पेशी होंगी या आरेखित कह सकते हैं। इन्हें चिकनी पेशी भी कहते हैं। ये इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं, ये लंबी होती हैं। इनका अंतिम सिरा नुकीला यानी कि तर्कु रूपी होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, ऐसा बना रहेगा आपका कोने जैसा। ये एक केंद्रक वाले होते हैं, ये स्टार मार्क। क्योंकि इससे पहले जो ऐच्छिक पेशियां थी, जो रेखित पेशियां थी, वो बहुनाभिकीय बहुत सारी केंद्रक वाली थी। वहीं अनैच्छिक जो है वो केवल एक केंद्रक वाली ही हैं। इसमें देखिए, अब नेक्स्ट है हृदयक मांसपेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। ये रुक नहीं सकती, ये जिंदगी भर काम करेगी। अगर आपका जीवन काल 70 वर्ष का है तो ये 70 वर्ष में हर एक दिन हर एक मिनट काम करते रहेंगी। यह अनैच्छिक पेशियां को कार्डियक या हृदयक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशियां बेलनाकार शाखाओं वाली, याद कीजिए जब हम लोग ऐच्छिक पढ़ रहे थे वहां पे शाखा रहित थी, इसमें शाखाओं वाली, और ये एक केंद्रकीय हैं, एक केंद्रक वाली हैं। तो इसमें भी ध्यान से आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर मसल्स का को एक कंक्लूजन दिया जाए तो मसल्स का अध्ययन जो है वो मायोलॉजी कहलाता है। मसल्स का अध्ययन यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशी की कोशिकाएं मायोसाइट्स कहलाती हैं। बस साइट्स मतलब कोशिका, मायो मतलब मसल्स से संबंधित शब्द मायो है। प्रोटीन जो है इसमें मायोसिन और एक्टिन पाए जाते हैं। और इनके ज्वाइंट, जैसे अगर ये इसका ज्वाइंट हड्डी के साथ है, मसल का हाइड ज्वाइंट जो है वो हड्डी के साथ है, तो उसको टेंडन या कंडरा कहते हैं। वहीं मसल्स को मसल्स से जोड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको सेलेक्सोर कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा।
मसल्स को मसल्स से जो जोड़ता है उसको हम लोग सेलक्सोर कहते हैं। यहाँ पेशीय ऊतक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए है, ये ए वाला जो है ये आपका रेखित है, देख सकते हैं ये स्ट्राइप्ड बने होंगे इसके ऊपर, देख रहे हैं स्ट्राइप्ड बने हुए हैं। ये एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है। इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, देखिए 1 2 3 केंद्रक दिखाया है। ये जो धारियाँ बनी हुई है, ये जो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का धारी, फिर एक रेड कलर का धारी, फिर एक ब्लू कलर का धारी, फिर एक रेड, फिर एक रेड, फिर एक रेड, फिर एक रेड, इस टाइप से धारियाँ बनी हुई हैं। ये स्ट्रिप्ड हैं इसलिए इसको रेखित बोलते हैं। ये देख सकते हैं ये तरकु रूपी है, इसका जो लास्ट सिरा है वो बहुत नुकीला है, देख सकते हैं ये नुकीला सिरा है। इसमें एक ही केंद्रक है, बीच में एक ही केंद्रक पाया जा रहा है, ये एक है तो इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। और यही एक अगर हृदयक पेशी की बात की जाए तो इसमें देखिए ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, देखिए यहाँ पे ब्रांचेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये ब्रांचेज 7 होते हैं, इनमें एक ही कोशिका है, देख लीजिए हर एक में एक एक कोशिका ही है, एक ही केंद्र सॉरी एक ही केंद्रक होते हैं। तो ये हृदयक, रेखित और आरेखित का तीनों का डेफिनेशन हो गया। अब सबसे लास्ट आता है तंत्रिका ऊतक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं का बना होता है, तो वो न्यूरॉन कोशिकाओं का बना होता है। न्यूरॉन कोशिकाओं के द्वारा मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, हर एक कोशिका में। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, ये तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की ही बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसको हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। न्यूरॉन की कोशिकाएं केंद्रक तथा केंद्रक का द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं। न्यूरॉन की कोशिका में केंद्रक भी होगा, केंद्रक द्रव्य भी, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। इससे लंबे पतले बालों वाली शाखाएं निकलती है। जैसे कि अगर ये चित्र है आप देख सकते हैं, इसमें आप ये बालों वाली आकृति को आप देख सकते हैं, ये प्रवर्ध निकले होते हैं, ये प्रवर्ध निकले हुए हैं, इसी को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो बहुत सारे छोटे, फिर आगे क्या कह रहा है, शाखाएं निकली होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, इसको आगे बाद में देखेंगे ही। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, देखिए एक लंबा प्रवर्ध है, इसको एक्सॉन या तंत्रिका काय बोल दिए, तंत्रिकाक्ष कह दिए सॉरी, तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो है, ये जो बाल जैसी संरचना है, ये डेंड्राइट्स है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, इसलिए कभी भी पूछ देगा कि सब मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो उसमें आपका जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही एक के पीछे एक के पीछे एक करके जुड़ जाते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, तंत्रिका रेशा। और बहुत सारी तंत्रिका रेशे जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक तंत्रिका का निर्माण। तो ये देखिए ये कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये इसका जो सबसे अंतिम सिरा है और इस ऐसा ही एक दूसरा कोई स्ट्रक्चर बनेगा, उसके पहले सिरा से ये जुड़ जाएगा। तो पहले सिरा से जो जुड़ जाएगा, तो ये जो बीच वाले स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। ये भी पूछा गया सवाल है, इसलिए इसका आकृति मैंने बनाया। इससे आप समझ लीजिएगा कि एक कोशिका के सबसे पिछले भाग और दूसरे का सबसे सामने वाला भाग, जो जुड़ने वाला जगह को क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। जैसे ये सिनेप्स के माध्यम से दूसरे से जुड़ा रहेगा और ये भी किसी सिनेप्स के माध्यम से ही किसी दूसरे वाले से जुड़ेगा, तो ये सभी मिलकर के एक तंत्रिका रेशे का निर्माण करेंगे और ये सभी मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करेंगे। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। जो भी संवेदना गुजरती है तंत्रिका रेशे से उसको तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमारे इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायक होती है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक होता है, मतलब सभी जीवों में लगभग पाया जाता है लगभग। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। जिस तरीके से संवेदना होगा उतना ही फास्ट गति होगा। तो आप जानते हैं कि किसी किसी में यह उत्तेजना बहुत फास्ट होता है, जैसे कैट्स में, स्नेक्स में देखते हैं वो कितना फास्ट मूव करते हैं। जैसे कोई गिरगिट है या छिपकली है तो उसका जीभ कितना फास्ट करता है काम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो अपना खाना को पकड़ लेते हैं। तो ये सब, और वहीं कुछ उल्टा देख लीजिए, स्लॉथ को देख लीजिए, स्लॉथ बहुत स्लो है।
तो इस तरीके से प्रश्न है, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो पेशी ऊतक है जो उत्तरदायी है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताया। हृदय पेशी अनैच्छिक होती हैं, ये अनवरत कार्य करती हैं, इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये शाखित होते हैं, बहुत सारा हमने देखा। एरियोलर ऊतक के कार्य हैं, तो ये कुछ त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कर रहा था, इसके अलावा खाली जगहों को भर रहा था। इसके अलावा बहुत सारे कार्य जिसको हमने पिछले डिस्कशन में अच्छे से किया है। इसके बाद इसी का सारांश है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर जो ऊतक था उसका हमने देख लिया अच्छे तरीके से, 2 पार्ट्स में कवर किया। जिसने भी ये वीडियो पहले देखा है इसे जस्ट पहले जा करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पादप ऊतकों को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने जंतु ऊतक को डिस्कस किया। फिर भी अगर कहीं पे लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रहा है, कहीं समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि WBC कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार का मैंने डिस्कस कर ही रखा है, किताब में ही दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रकार हैं। आपको ये बताना है कि इसकी मात्रा कितनी है, ये 5 जो प्रकार हैं इनकी मात्रा कितनी कितनी होती हैं। मतलब ये बता देना सबसे अधिक मात्रा में ये कण होते हैं, सबसे कम मात्रा में ये कण होते हैं। और इसके अलावा इनका बताना है इनका कार्य क्या क्या है। ये मात्रा और कार्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी लिखेंगे उसका मैं शॉर्ट आउट दूंगा। और हाँ, पिछले मैंने एक पोस्ट किया था कि जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उसको शॉर्ट आउट दूंगा। तो हाँ, एक डिम्पल बहन है, उन्होंने कमेंट किया था, सबसे अच्छा कमेंट उन्हीं का रहा। तो डिम्पल दीदी, आपको शॉर्ट आउट है इस वीडियो में। तो ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, जीवों में विविधताएं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी जिसको समझ में ना आए वो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। नमस्कार।